Hello everyone, welcome to Oliboard. In this video we are going to discuss about the RBI circulars for March 2024 and we will be practicing a lot of MCQs as well at the end. So this is the part 2. अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो आप part 1 भी देख सकते हो और उसके बाद आप part 2 देख लेना, राइट? इस वीडियो के अंदर हम सारे मार्च के बचे हुए सर्कुलर्स कवर करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, अगर आपने अभी तक इस वेबिनार के लिए रजिस्टर नहीं करवाया है तो 6 अप्रैल को ये चलने वाला है और 4 PM को इसका टाइम है, स्केड्यूल टाइम. सो प्लीज गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड और यहाँ पे आपको बहुत ही सॉलिड प्लान मिलेगा जहाँ पे 2 ऑल इंडिया रैंक 1 आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर RBI जर्नी विद अस एंड यू कैन डाउनलोड दिस एप्लीकेशन एंड यू कैन गेट ऑल द PDFs ऑफ द यूट्यूब सेशंस. You can also start practicing the previous year questions हमारी वेबसाइट पे आके. So let's start with the circular discussion. पहला सर्कुलर यहाँ पे मास्टर डायरेक्शन ऑफ RBI is related to prudential norms on capital adequacy for regional rural banks. RRBs के लिए, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए यहाँ पे कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स लेके आ गए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स लेके आ गए 2025 डायरेक्शन, राइट? तो जो पुराने वाले डायरेक्शन थे उनको ये रिप्लेस कर देंगे और ये भी RRB के लिए 2025 वाले डायरेक्शन अप्लाई हो जाएंगे. इफेक्टिव डेट क्या है इनकी? 1 अप्रैल से अप्लाई होना चालू हो गए हैं. सेक्शन 35A के अंदर इनको इशू किया गया है और इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? सारे ही रीजनल रूरल बैंक्स पे ये अप्लाई करने वाले हैं. पर्पस टू इंश्योर दैट द एडिक्वेट कैपिटल रिजर्व्स आर देयर फॉर द RRBs. RRBs के पास क्या है? एडिक्वेट कैपिटल रिजर्व है और रिस्क एक्सपोजर उनका कवर हो रहा है इन कैपिटल रिजर्व्स के साथ में. अलाइन द RRB विद द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी. तो कैपिटल एडिक्वेसी के जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उनके साथ में RRB को भी अलाइन करना था, इसीलिए ये लेके आए हैं. आप यहाँ पे पर्पस में देख भी सकते हो और यहाँ पे लिखा हुआ है परमिशन फॉर RRB टू अंडरटेक ट्रांजेक्शन इन द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटी. तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है. ओके, क्रेडिट रिस्क क्या होता है? आपने किसी को क्रेडिट दिया, आपने किसी को लोन दिया और वो फेल हो गया, वो रीपे नहीं कर पाया, ही माइट फेल टू रीपे, इसी को बोलते हैं हम क्रेडिट रिस्क. से फॉर एग्जांपल RRB ने किसी फार्मर प्रोड्यूसर को लोन दिया 10 करोड़ का और उससे अब रिकवर नहीं कर पा रहे हैं. सो दैट्स अ क्रेडिट रिस्क कि क्या मैं लोन दूंगा वो वापस आएगा कि नहीं आएगा. दैट्स अ काइंड ऑफ क्रेडिट रिस्क. इस सर्कुलर के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो सीखना जरूरी हो जाएगा, समझना जरूरी हो जाएगा. ये टर्मिनोलॉजीज आपके अकाउंटिंग के अंदर भी आती है, राइट? डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. देखो, प्रॉफिट्स 2 तरीके के होते हैं. क्यों डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है वो समझते हैं. प्रॉफिट 2 तरीके के होते हैं. एक होता है बुक प्रॉफिट, जिसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है? एक होता है टैक्सेशन वाला प्रॉफिट. जो बुक प्रॉफिट होता है ये मैंने अकाउंटिंग करके निकाला होता है. जो टैक्सेशन प्रॉफिट होता है ये इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करके निकलता है, ठीक है? इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करके निकलता है. दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से जब मैं प्रॉफिट निकालता हूं तो वो अलग आता है एज कंपेयर टू बुक प्रॉफिट्स. अभी क्योंकि इन दोनों प्रॉफिट के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, उसी वजह से डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है. दोनों में से एक ही आ सकता है, या तो डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. दोनों अगर आ रहे हैं तो वो नेट ऑफ होके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं. बैलेंस शीट में आप दोनों में से एक ही दिखा सकते हो, नेट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है? सर डिटेल आते कैसे हैं तो उसको समझ लेते हैं. देखो, डेफर्ड टैक्स असेट आएगा जब आपके बुक प्रॉफिट्स कम होंगे आपके टैक्सेबल प्रॉफिट से. बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग के हिसाब से 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, पर टैक्सेशन प्रॉफिट इनकम टैक्स के हिसाब से आपका 1,20,000 का आ रहा है. इस केस में DTA आएगा, डेफर्ड टैक्स असेट. रिवर्स केस होगा तो DTL आएगा. आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है? इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी है. डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू डिराइव करती है किसी अंडरलाइंग असेट से, जैसे कि फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, स्वैप, राइट? ऑप्शंस, ये सारे आपके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. जनरल प्रोविजन, लॉस रिजर्व, इन दोनों की डेफिनेशन भी दे रखी है. जनरल प्रोविजन
किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाया, जनरली बना दिया है, राइट। Provisions of general nature appearing in the books of the banks which are not attributable to any kind of identified potential loss or diminution in the value of asset. कोई लॉस होने वाला है, कोई एसेट की वैल्यू गिरने वाली है, उस वजह से नहीं बनाया, ऐसे ही बना दिया है, तभी नाम में जनरल प्रोविजन है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिवन है 2 सबसेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर। अभी क्रक्स पे आते हैं कि सर्कुलर क्या कहना चाहता है, राइट। सर्कुलर क्या कहना चाहता है उसके ऊपर आते हैं। सर्कुलर है आपका आरआरबीज के लिए, उनके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए। ये बोलता है कि मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल कितना होना चाहिए, CRAR मिनिमम होना चाहिए 9% ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। तो 9% तो मिनिमम आपका CRAR होना ही चाहिए अगर आप आरआरबी हो तो। सर CRAR क्या होता है? कैपिटल जो भी आपकी है, एलिजिबल कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड असेट्स। कैपिटल क्या होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। रिस्क वेटेड असेट्स मतलब अब देखो बैंक के अंदर असेट्स क्या हो सकते हैं। एक बैंक के पास क्या होगा असेट में, जो उसने लोन्स दिए हैं, राइट, जो उसने लोन्स दिए हैं। अब अलग अलग टाइप के लोन होते हैं, किसी छोटे मोटे पर्सन को दे दिया, किसी बड़े एंटिटी को दे दिया, फार्मर्स को दे दिया, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी हो सकती है लोन की। हर लोन के रिस्क अलग होंगे, हर लोन का रिस्क अलग होगा। फार्मर को दिया तो ज़्यादा रिस्की है, बड़ी कॉर्पोरेट को दिया तो कम रिस्की है। तो इस तरह से रिस्क वेटेड असेट्स निकालने पड़ते हैं। कैसे निकलते हैं रिस्क वेटेड असेट्स? कैसे निकलते हैं? टोटल असेट्स को उनके रिस्क वेट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल असेट्स को उनके रिस्क वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका रिस्क वेटेड असेट्स आ जाता है। कैसे निकलता है हम बात करेंगे आगे। तो कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड असेट्स इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 9% इसका बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आरबीआई बोलता है, राइट। से फॉर एग्जांपल किसी आरआरबी के पास 100 करोड़ का कैपिटल फंड है और 1000 करोड़ के उसके रिस्क वेटेड असेट्स हैं, तो उसका CRAR कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से 1% ज़्यादा है, राइट। कैपिटल फंड क्या होते हैं सर? जो हम न्यूमरेटर में कैपिटल लेने वाले हैं, इसको क्या करते हैं, कैसे लेते हैं, क्या चीज़ होती है? आरआरबी की कैपिटल और सारे बैंक के अंदर 2 तरह की कैपिटल होती है, टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल को हम कोर कैपिटल भी बोलते हैं, राइट। कोर कैपिटल इट इंक्लूड्स द मोस्ट परमानेंट एंड लॉस अब्सॉर्बिंग फंड। इसके अंदर सारे परमानेंट फंड्स होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया आपका, और ऐसे फंड्स होते हैं जो लॉस एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्या रखते हैं? लॉस एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, ओके। दिस मस्ट बी एटलीस्ट 7% ऑफ द रिस्क वेटेड असेट। तो जो भी आपका रिस्क वेटेड असेट आता है, कम से कम उसका 7%, रिस्क वेटेड असेट्स का 7% क्या होना चाहिए? टीयर 1 कैपिटल तो होनी ही चाहिए। इतनी तो लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए, राइट। तो 9% में से 7% तो आपका किससे आ जाना चाहिए? टीयर 1 से ही आ जाना चाहिए, ठीक है ना। 9% आपको रखना है, कम से कम उसका 7% टीयर 1 कैपिटल से ही आ जाना चाहिए। अब टीयर 1 कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? तो पेड अप शेयर कैपिटल हो गई, शेयर प्रीमियम हो गया, स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया, फ्री रिजर्व हो गया। सर शेयर प्रीमियम क्या होता है? अरे 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर था, 12 रुपए का इशू प्राइस था, तो क्या मैंने 2 रुपए प्रीमियम चार्ज किया क्या? यस, ये किस में जाएगा? शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व आ गया, अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ असेट। कोई असेट बेचा, 1 लाख रुपए का असेट था, आपने 1,20,000 पे बेच दिया, तो कैपिटल प्रॉफिट हो गया। तो 20,000 रुपए कहां चले जाएगा? आपके कैपिटल रिजर्व के अंदर चले जाएगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व ओनली 45% ऑफ द वैल्यू इज कंसिडर्ड। यहां पे आप सर्कुलर के अंदर देख भी सकते हो। टीयर 1 कैपिटल जो है, इट मे बी रेकन्ड एज टीयर 1 कैपिटल एट अ डिस्काउंट ऑफ 55%। तो जो भी आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व आ रहा है, उसके अंदर से 55% हटा दो, डिस्काउंट कर दो, जो बचा हुआ 45% आ रहा है उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व मान लो, उसको आप टीयर 1 कैपिटल के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बैलेंस ऑफ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हमने काफी बार समझा है, ऐसा डेट जो परपेचुअल है, मतलब इस पे आपको लाइफ टाइम इंटरेस्ट ही चुकाना है, इसका रीपेमेंट कभी भी नहीं होने वाला है। परपेचुअल है, डेट चुकाते रहो, इंटरेस्ट चुकाते रहो, रीपेमेंट करने की नीड नहीं है, सही है। ये कुछ कंडीशंस भी है जो यहाँ पे गिवन है, इनको आप नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ सकते हो। टीयर 1 कैपिटल मिनिमम होनी चाहिए 7% ऑफ RWA, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम ये आपकी 7% होनी चाहिए, ओके। PDI cannot exceed 1.5% of risk weighted assets।
जो आपके परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है ना, वो रिस्क वेटेड एसेट्स के 1.5% से ज्यादा नहीं हो जाने चाहिए, मैक्स टू मैक्स 1.5% पे रहने चाहिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपके वो 1.5% पे रहने चाहिए, राइट। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। डिडक्शंस फ्रॉम टीयर 1 कैपिटल, द फॉलोइंग मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम टीयर 1 कैपिटल। तो ये सारी चीजें आपको टीयर 1 कैपिटल में से माइनस करनी है। वो गुडविल हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, अक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए आपके, अनरिकॉग्नाइज्ड पेंशन लाइबिलिटीज हो गई, एनपीए में शॉर्टफॉल हो गया, इनकरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड इनकम ऑन एनपीएस। ये सारी चीजें आपको हटानी पड़ेगी। ये आप टीयर 1 के अंदर नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, ये आप टीयर 1 के अंदर कभी भी नहीं ले जा सकते हो। डेफर्ड टैक्स एसेट, अब देखो डीटीएल क्या है, मल्टीपल रीजन से अराइज हो सकता है। तो अगर कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस की वजह से डीटीए आ गया तो सर अक्यूमुलेटेड लॉसेस को तो हम हटा देते हैं टीयर 1 में से, तो ऐसे केस में डीटीए को भी हटा देना। बाकी तो डीटीए को नहीं हटाते हैं, पर अगर वो अक्यूमुलेटेड लॉसेस की वजह से आ रहा है तो फिर उसको हटा देना। फिर उसको क्या करना, आप हटा देना। ठीक है, ऐसा डीटीए जो किसी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ रहा है, राइट, उसका फुल डिडक्शन करने की जगह मे बी रिकॉग्नाइज्ड इन द टीयर 1 कैपिटल अप टू 10% ऑफ द बैंक्स टीयर 1 कैपिटल। तो 10% तक उसको ले लेना, बाकी का मत लेना, राइट। और डीटीए डीटीएल हमेशा नेट ऑफ होके आते हैं, दोनों कभी भी एक साथ नहीं आते। ये तो हम ऑलरेडी हमारे अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं क्लास के अंदर, राइट। और यहाँ पे भी मैंने पहले आपको बता दिया था। फिर आता है टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल क्या होता है, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व। जनरल प्रोविजंस है, लॉस रिजर्व्स हैं, दैट टू अप टू 1.25% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स। ये भी आपको याद होनी चाहिए लिमिट। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अच्छा, जो टीयर 2 कैपिटल है ये याद रखना, टीयर 2 कैपिटल जो है वो टीयर 1 कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इट कैन नॉट एक्सीड 100% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। अगर आपकी टीयर 1 कैपिटल 10 करोड़ है तो आपकी टीयर 2 कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट, अब हर एसेट क्लास को अलग अलग रिस्क वेट दिए जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्क वेटेड एसेट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्क वेटेड एसेट बोलते हैं। ओके, अच्छा, क्योंकि आरआरबी का केस है तो रिपोर्टिंग यहाँ पे किसको होने वाली है, नाबार्ड रीजनल ऑफिस के अंदर होने वाली है। तो आरआरबी क्या करेंगे, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे नाबार्ड रीजनल ऑफिस के अंदर कि उनका कैपिटल फंड्स कितना चल रहा है, रिस्क एसेट रेशो क्या चल रहा है। ये सारी चीजें उनको यहाँ पे नाबार्ड रीजनल ऑफिस के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि आरआरबी का केस है, रीजनल रूरल बैंक का केस है। सही है। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जिनको आरआरबी इशू करता है, राइट। अगर उसको टीयर 1 कैपिटल में आना है, अगर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट को टीयर 1 कैपिटल के अंदर इंक्लूड करवाना है तो इस तरह का परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात, अमाउंट जो है इंडियन करेंसी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, इंडियन करेंसी में होना चाहिए। पेड इन स्टेटस, इंस्ट्रूमेंट शुड बी इशूड बाय द बैंक एंड इट शुड बी फुली पेड अप। बैंक ने उसको इशू किया हो, ना कि किसी और कंपनी ने या किसी और एसपीवी ने, राइट। बैंक ने खुद ने उसको इशू किया हो। लिमिट्स विद इन द मिनिमम टीयर 1 ऑफ 7%, तो ये मिनिमम टीयर 1 7% के अंदर आना चाहिए। 1.5% इसका लिमिटेड रहना चाहिए, 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। एनी एडिशनल अमाउंट रेज थ्रू पीडीआई ओवर एंड अबव 1.5% विल बी रेकन्ड एज टीयर 1 कैपिटल प्रोवाइडेड दैट द बैंक कंप्लाइज विद द मिनिमम टीयर 1 कैपिटल ऑफ 7%। अभी समझना, टीयर 1 कैपिटल में एक तो आता है आपका पीडीआई और एक आते हैं सारे अदर्स। तो हमने क्या बोला, जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, जो आपके रिस्क वेटेड एसेट हैं, राइट, टीयर 1 उनका कम से कम 7% होना चाहिए। तो लोग क्या करने लग गए, पीडीआई में ज्यादा मेंटेन करने लग गए। अरे नहीं भाई, पीडीआई में तुम 1.5% ही कर सकते हो, बाकी तुम्हारा अदर्स से आना चाहिए, अदर्स से आना चाहिए, राइट। मतलब तुम्हारा 5.5% तो यहां से आना चाहिए। तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, 7% हो जाएंगे, तो चलेगा। अगर तुमको पीडीआई में ज्यादा रखना है, मान लो तुमको पीडीआई में 3% रखना है, तो तुम रख सकते हो, पर ये 7% की लिमिट में नहीं आएगा। अदर्स तुम्हारे पास कम से कम 5.5% तो होने ही चाहिए। पीडीआई तो 1.5% ही मैक्सिमम टीयर 1 में आएगा। ज्यादा रखने रखो, पर अदर्स तो 5.5% होने ही चाहिए। इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है। अब ये परपेचुअल है तो इसकी कोई भी मैच्योरिटी डेट यहाँ पे नहीं होती है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो इधर फिक्स्ड रेट भी हो सकती है, फ्लोटिंग रेट भी हो सकती है, दोनों ही चलेंगी। ओके, और पीडीआई के अंदर कोई भी ऐसा पुट ऑप्शन या स्टेप अप ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बेसिकली ऐसे पीडीआई नहीं होने चाहिए, बेसिकली वो इररिडीमेबल ही आपके यहाँ पे होने वाले हैं। अच्छा, लॉक इन क्लॉज भी दे रखा है, स्ट्रिक्ट लॉक इन मैकेनिज्म दे रखा है पीडीआई का। ओनली बी पेड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, अगर उनको पे करना है तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जो आरबीआई ने मेंशन कर रखी है, उसी के अंदर ही वो पे होंगे। इंटरेस्ट पेमेंट, जो आप पीडीआई पे इंटरेस्ट पेमेंट करते हो वो प्रोहिबिट हो जाएगा अगर आपका सीआरआर गिर गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट से 9% से भी नीचे चला गया सीआरआर, तो फिर उनको पे करने की अभी इंटरेस्ट नीड नहीं है। अरे भाई पहले अपनी कैपिटल संभालो, राइट। पेइंग इंटरेस्ट वुड कॉज सीआरआर टू ड्रॉप 9%। अगर मैं पे कर दूंगा, गिरा तो नहीं है, अगर मैं पे कर दूंगा तो 9% से भी नीचे चला जाएगा, मत पे करो यार, पहले अपनी कैपिटल संभालो, ठीक है। ये सारी यहाँ पे चीजें हैं, राइट। और यहाँ पे कंप्लायंस विद द रिजर्व रिक्वायरमेंट और ये सब यहाँ पे होंगी, इनको आप पढ़ सकते हो। बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन पीडीआई, आरआरबी शैल नॉट इन्वेस्टमेंट इन पीडीआई इशूड बाय एनी अदर बैंक। आरआरबी किसी और पीडीआई में इन्वेस्ट नहीं करेगा, आरआरबी किसी पीडीआई को इशू नहीं करेगा, रिटेल इन्वेस्टर को, एफपीआई को या एनआरआई को। ये भी चीज आपको याद रखनी चाहिए, राइट। दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो यही सब हमारा बेसिकली डायरेक्शन था। इसको आई थिंक हमने एक यूट्यूब वीडियो के अंदर भी कवर किया था डिटेल में। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो स्पेसिफिक इसके ऊपर वो वीडियो बना हुआ है, वहां पे भी कवर्ड है, राइट। रिस्क वेटेड एसेट्स ये आपको यहाँ पे कुछ दे रखे हैं सर्कुलर में, जैसे बैलेंस अगर आपके पास आरबीआई के पास पड़ा हुआ है आपका पैसा, तो उसके अंदर तो क्या ही रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है, राइट। उसी तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो देखो कितना कम रिस्क है, कोई ऐसा रिस्क नहीं आ रहा है। पर अगर कंज्यूमर क्रेडिट लोन है, पर्सनल लोन है, तो 125% का उसका रिस्क वेट यहाँ पे गिवन है, सही है। अगला सर्कुलर आता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई थी, मतलब आप अपने गोल्ड को क्या कर सकते हो, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो और वहां पे आपका सेफ पड़ा रहेगा, प्लस आप उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी कमा सकते हो, ऐसा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर मेंशन्ड है। अभी उसके अंदर एक अपडेट ये आया है कि बेसिकली आपका आरबीआई ने डिसाइड किया है टू डिसकंटिन्यू द मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम। तो इसके अंदर भी देखो 3 तरीके की स्कीम होती थी, एक होती थी शॉर्ट टर्म, एक होती थी मिड टर्म और एक होती थी लॉन्ग टर्म। तो यहाँ मिड टर्म और लॉन्ग टर्म को आरबीआई ने बंद कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 26 मार्च 2025 से, यानी कि ये बंद हो चुकी है। पर अभी भी शॉर्ट टर्म वाली ओपन है। डेजिग्नेटेड बैंक्स एट देयर डिस्क्रिशन में ऑफर शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, वो अभी भी चालू है। बाकी सारी की चीजें यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो चुकी है, राइट। अच्छा, ये सब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना है एक्सक्लूडिंग दी आरआरबीज। तो यही चीज यहाँ पे भी मेंशन्ड है कि 26 मार्च से आपकी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बंद हो चुकी है। अब आप ये चीज नहीं कर सकते, जो आपका मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है वो बंद हो चुका है। तो कोई भी नया गोल्ड डिपॉजिट यहाँ स्कीम में नहीं होने वाला है। पर कुछ बैंक्स क्या करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने वाले हैं, जिसका टेन्योर 1 से 3 साल का यहाँ पे रहने वाला है, सही है। यही चीज हमने सर्कुलर के अंदर भी डिस्कस कर ली। अगला आता है जनरल नोटिफिकेशन फॉर सेल एंड इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग द ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो एक जनरल नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला है बेसिकली, जो इतना यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होने वाला। फिर स्पेशल क्लियरिंग ऑपरेशन ऑन 31 मार्च। तो ये पर्टिकुलर जो आपका नोटिफिकेशन है ये 31 मार्च से रिलेटेड है, राइट। चेक ट्रंकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, बेसिकली आपका मार्च क्लोजिंग से रिलेटेड है, जिसको भी आप ऐसे ही एट अ ग्लांस देख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों नोटिफिकेशंस को आप एट अ ग्लांस देखने वाले हो। अगला आता है रिवाइज्ड नॉर्म्स फॉर गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज। तो ये यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिकली इसके अंदर क्या रिवाइज नॉर्म्स है गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज के लिए, राइट। तो यहाँ पे एआरसी रिलेटेड कुछ बात की गई है, जैसे प्रूडेंशियल ट्रीटमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ लोन्स बाय एन एलिजिबल ट्रांसफरर टू असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आप सभी लोग जानते होंगे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है। बेसिकली एक बैंक है, उसके पास कुछ लोन्स चल रहे हैं, बैड लोन्स चल रहे हैं, तो एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को क्या कर सकती है, सेल कर सकती है और इमीडिएटली मनी रिसीव कर सकती है, राइट। तो अभी देखो इससे क्या होने वाला है ना, बैंक को इमीडिएट लिक्विडिटी मिल गई और एआरसी कंपनी ने इस लोन पोर्टफोलियो को सस्ते पे खरीद लिया। और एआरसी कंपनी के पास इन्वेस्टर्स होते हैं जो ये मनी डालते हैं, बदले में एआरसी अपने इन्वेस्टर को सिक्योरिटी रिसीट्स देती है, ठीक है। इस हिसाब से ये चीजें चलती है यहाँ पे।
राइट. सो विद अ व्यू टू अडॉप्टिंग अ डिफरेंशियल अप्रोच इन रिस्पेक्ट ऑफ एसआर यानी कि सिक्योरिटी रिसीट गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अभी क्या होता है, कुछ एसआर्स सिक्योरिटी रिसीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी दे देती है उस पर. तो अब ऐसा सिक्योरिटी रिसीट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी दे रही है वो एकदम सिक्योर्ड होगा, राइट. तो उसी के केस में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आए हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर. इफ द लोन इज ट्रांसफर्ड टू एन ARC फॉर अ हायर वैल्यू हायर देन द नेट बुक वैल्यू, मान लो लोन की नेट बुक वैल्यू कम चल रही थी पर आपने ARC को ज्यादा वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया, द एक्सेस प्रोविजन कैन बी रिवर्स टू द P&L इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर इफ द सेल कंसिडरेशन कंप्राइजेस ऑफ ओनली कैश. अभी ARC क्या होता है ना, या तो कैश में पैसा देती है या फिर SR में देती है. तो अगर ऐसे SR में पैसा दिया है जो कि गारंटीड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कैश में पैसा दिया है, तो फिर आप जो एक्सेस प्रोविजन है आपका उसको रिवर्स कर सकते हो P&L अकाउंट के अंदर. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कैश में और गवर्नमेंट गारंटीड SR के अंदर तो आपका पैसा यहाँ पे सेफ है. However, non-cash component in the form of SR that has been deducted shall be deducted by CET1 capital and no dividend shall be paid out of such component. और जो non-cash component है, right, in the form of security receipts, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा CET1 कैपिटल में से और कोई भी डिविडेंड आप उसके ऊपर पे नहीं कर सकते हो. ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे ये नॉर्मल होता जाएगा. Such security receipts shall be valued periodically by reckoning the NAV. तो इसको आप periodically निकालते रहोगे इसकी NAV के हिसाब से, नेट असेट वैल्यू के साथ में, जो ARC ही डिक्लेयर करती है बेस्ड ऑन द रिकवरी रेटिंग रिसीव्ड फॉर सच इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. Any security receipt outstanding after the final settlement of the government guarantee or the expiry of government guarantee period whichever is earlier shall be valued at 1 rupee. कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट की गारंटी रिवोक हो गई तो उसको 1 रुपए पे वैल्यू कर दो, राइट. इन द इवेंट ऑफ SR बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन, तो उसके अंदर फिर आपको यहाँ पे प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क अलग से दे रखा है स्ट्रेस्ड एसेट का, जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है. एकदम सिंपल टर्म में समझते हैं. बैंक क्या करता है, अपने बैड लोन्स को सेल कर देता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को. अब ऐसे ही तो सेल करेगा नहीं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ तो पे कर रहा होगा, तो या तो वो कैश पे करता है या SR में देता है. सिक्योरिटी रिसीट्स मतलब सिक्योरिटीज में दे देता है पैसा, राइट. सो दीज आर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द ARC दैट वी विल बी रिकवरिंग द मनी फ्रॉम द बोरोवर. हम बोरोवर से पैसा रिकवर कर लेंगे और आपको पे कर देंगे. पर अब जरूरी तो नहीं है कि बोरोवर पैसा दे ही दे. SRs रिस्की होते हैं, राइट. सिक्योरिटी रिसीट्स आर रिस्की क्योंकि जरूरी नहीं है कि ARC पूरा का पूरा वैल्यू उसके अंदर रिकलेक्ट कर पाए बोरोवर से. तो हो सकता है पैसा डूब भी जाए, कुछ ना आए, ये भी हो सकता है. पर अगर कोई सॉवरेन गारंटी लग जाए SR पे, जैसे कि गवर्नमेंट प्रॉमिस लग गया, गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी कि इस SR को पूरा ऑनर किया जाएगा, मैं बैठा हूं, गवर्नमेंट ने बोला मैं पीछे बैठा हूं, गवर्नमेंट गारंटी पीछे बैठी हुई है, राइट. तो ये फिर सेफर हो जाएगा. ये फिर ऐसे केस में सेफर हो जाएगा, भाई बोरोवर ने नहीं दी तो गवर्नमेंट गारंटीड है, गवर्नमेंट दे देगी ना आपको पैसा, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे RBI ये वाला सर्कुलर लेके आया. अर्लियर ये सेम रूल्स लगते थे सारे SR पे, पर नाउ RBI ने बोला है कि गवर्नमेंट गारंटीड SRs जो होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं, उनके अंदर रिस्क नहीं होता है, तो उनको डिफरेंटली यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा. कैसे डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा? बैंक्स कैन रिवर्स प्रोविजन इफ SRs आर गवर्नमेंट गारंटी. अगर आपने कोई प्रोविजन बना रखा है NPA का, राइट, ग्रॉस NPA से नेट NPA पे लेके गए होगे प्रोविजन बना के, उस प्रोविजन को आप रिवर्स कर दो अगर पैसा कैश में आया है या फिर गवर्नमेंट गारंटीड SR में आया है. उस प्रोविजन को आप रिवर्स कर दो, उसकी नीड नहीं है, राइट. बट इफ पार्ट ऑफ द सेल इज इन द फॉर्म ऑफ SR दैट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम Tier 1 कैपिटल, राइट. तो आपको उसको Tier 1 कैपिटल में से डिडक्ट करना पड़ेगा और उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे डिविडेंड नहीं मिलने वाला है. उसके ऊपर आपको कोई भी डिविडेंड यहाँ पे नहीं मिलने वाला है. वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट गारंटीड SR, उसके अंदर से बेसिकली आप कोई डिविडेंड नहीं दे सकते, राइट. वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट गारंटीड SR मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स. तो SR जो गवर्नमेंट गारंटीड है उनको आपको मार्क टू मार्केट करना पड़ेगा, M2M. जैसे जैसे उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है आप उसको चेंज करते जाओ अपनी बुक्स के अंदर, उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट, राइट. नेट एसेट वैल्यू को बेस ले लो, जो ARC नेट एसेट वैल्यू दे रही है, डिक्लेयर कर रही है, उसको आप बेस ले लो और मार्क टू मार्केट करो. अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन आया है, ठीक है, अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन आ गया है
तो ऐसे अनरियलाइज्ड गेन के केस में क्या करोगे, इट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द टियर 1 कैपिटल। अनरियलाइज्ड गेन को हमको नहीं लेना है, डिविडेंड हमको नहीं देना है ऐसे गेन में से, बिकॉज इट इज कंप्लीटली अनरियलाइज्ड। ठीक है, वंस द गवर्नमेंट गारंटी एंड्स, अगर गवर्नमेंट गारंटी एंड हो गई तो फिर एसआर की वैल्यू कम हो जाएगी यहाँ पे, और उसको आप 1 रुपए पे वैल्यू करोगे, ऐसा सर्कुलर के अंदर लिखा हुआ है। नॉमिनल वैल्यू पे वैल्यू करोगे, ठीक है, 1 रुपए पे। इफ द एसआर्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर इंस्ट्रूमेंट, सपोज एज पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग आपने एसआर को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में या बॉन्ड में, राइट, तो उसको फिर 2019 वाले फ्रेमवर्क के हिसाब से अकाउंट फॉर किया जाएगा। किस पे अप्लाई कर रहा है, तो कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आ गई इसके अंदर, इन सब पे अप्लाई करता है। इससे बैंक को काफी रिलीफ मिलने वाला है व्हेन दे सेल एनपीएस यूजिंग अ गवर्नमेंट गारंटीड एसआर एज दे कैन नाउ फ्री अप देयर प्रोविजन। अब बैंक क्या करेगा, अगर सेल कर रहा है एनपीए को किसी आरसी को और बदले में उसको सिक्योरिटी रिसीट्स मिल रही है गवर्नमेंट गारंटी वाली, तो अपने प्रोविजन को रिवर्स कर पाएगा। इससे एनपीएस आपके प्रोविजनिंग आपकी कम होगी, राइट, जो कि बढ़िया है बैंक के लिए। ज्यादा प्रोविजन मेंटेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि एसआर ही खुद गवर्नमेंट गारंटीड इस केस के अंदर रहता है। कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, सीआरएआर, इसका मिनिमम क्या प्रिस्क्राइब किया है इस वाले सर्कुलर ने फॉर रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी के प्रूडेंशियल नॉर्म्स आ गए थे, राइट, तो उसके ऊपर क्या सीआरएआर मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड है। क्या उस पे सीआरएआर प्रिस्क्राइब्ड है। What should be the correct answer here? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9%, ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फुली इंक्लूडेड इन टीयर 1 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल के अंदर इनमें से कौन सी फुली इंक्लूड नहीं की जाती है, डिस्काउंटेड पे इशू की जाती है। अब मैंने हिंट भी दे दिया आप लोगों को, यहां पे मैंने हिंट भी दे दिया आप लोगों को। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, डिस्काउंटेड वैल्यू पे इंक्लूड की जाती है यहां पे वो चीज। यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीवैल्यूएशन रिजर्व। उसको हम पहले 55% डिस्काउंट करते हैं और सिर्फ 45% ही उसका हम यहां पे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट पीडीआई इन टीयर 1 कैपिटल। मैक्सिमम पीडीआई परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट हम कितना रख सकते हैं टीयर 1 कैपिटल के अंदर। क्या लगता है आप लोगों को, व्हाट शुड बी द करेक्ट चॉइस हियर। क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड साइज ऑफ टीयर 2 कैपिटल इन रिलेशन टू टीयर 1 कैपिटल। अगर टीयर 1 कैपिटल लेट सपोज आपकी 1 करोड़ है, तो मैक्स टू मैक्स टीयर 2 कैपिटल कितनी हो सकती है। मैक्स टू मैक्स टीयर 1 कैपिटल के कंपैरिजन में टीयर 2 कैपिटल कितनी हो सकती है। करेक्ट आंसर इज 100%। 100% से ज्यादा नहीं हो सकती है। व्हेन इज इंटरेस्ट पेमेंट ऑन परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट नॉट अलाउड। कब इंटरेस्ट पेमेंट परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट पे बंद करना रहता है गाइडलाइंस के हिसाब से, सर्कुलर के हिसाब से।
when the CRAR falls below 9%. C is the correct choice here, right? अच्छा, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर कौन सी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वाला टाइप बंद हो गया है फ्रॉम 26th of March 2025? Which one is closed now? कौन सा क्लोज हो चुका है? तो मीडियम और लॉन्ग टर्म वाला क्लोज हो चुका है, शॉर्ट टर्म वाला अभी भी चालू है. अनरियलाइज्ड गेन ऑन गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटी रिसीट्स शुड बी, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए अनरियलाइज्ड गेन ऑन गवर्नमेंट गारंटीड एसआर का? अगर कोई अनरियलाइज गेन हो गया गवर्नमेंट गारंटीड एसआर का तो उसको डिडक्ट कर देना चाहिए टीयर 1 कैपिटल से, उसको हमको नहीं इंक्लूड करना है टीयर 1 कैपिटल में से, राइट? और उसमें से हम डिविडेंड भी नहीं दे सकते. गवर्नमेंट गारंटीड एसआर हैज एन एनएवी इंक्रीज फ्रॉम 70 करोड़ टू 80 करोड़, तो 10 करोड़ का यहाँ पे हमको गेन हो गया है. इसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है? तो ये वापस वही सेम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया है. इसको हम क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे टीयर 1 कैपिटल के अंदर से, इसको हम कंसिडर नहीं करने वाले, इसमें से हम डिविडेंड भी नहीं देने वाले. ओके. बैंक हैज इशूड पीडीआई वर्थ ₹2% ऑफ द रिस्क वेटेड असेट्स. टीयर 1 कैपिटल इज ओनली 6.8% ऑफ द RWA. Which of the following applies here? Which of the following will apply here? इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? अभी तक आपकी टीयर 1 कैपिटल के देखो दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका अदर हो गया और एक आपका पीडीआई हो गया. आप जानते हो पीडीआई को हम 1.5% से ज्यादा नहीं मानते हैं, पर हम रख भी सकते हैं, राइट? पर RWA का 7% कम से कम हमारा टीयर 1 कैपिटल हो जाना चाहिए. उसके अंदर से भी अदर्स कितना होना चाहिए था मिनिमम? ये मैक्सिमम 1.5% तक ही काउंट होगा इस वाली मिनिमम कैलकुलेशन में. अगर आपको इसको इसके ऊपर रखना है, जैसे क्वेश्चन में 2% रखा हुआ है, तो आप रख सकते हो, पर इस 7% वाली लिमिट में मैं क्या काउंट करूंगा? 1% ही काउंट करूंगा. मतलब यहां इस केस के अंदर only 1.5% PDI can be counted as towards tier 1 capital. उससे ज्यादा हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी आपको अदर्स से लेके आना पड़ेगा. ओके, बाकी आपको अदर्स से लेके आना पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.